हेलो नमस्कार सुप्रभात दोस्तों, मैं सतीश पाल अपने परिवार सिलेक्शन गुरु जी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए हम रोज की तरह आज भी जीएस के 20 क्वेश्चन का आपके सामने लेकर आए हुए हैं, जो कि डेली आपके सामने लेकर आते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें जीएस के बारे में तो हम आपको बता चुके हैं कि जो आपका एसएससी जीडी का आने वाला पेपर है उन्हीं के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हीं के आधार पर क्वेश्चन रखते हैं। और उसके बाद बताया तो हम बता चुके हैं कि जो जीएस का जो पोर्शन है जिसमें हम डेली आपके सामने मतलब एक क्रम से शुरू से एक क्रम से जीएस लेते आ रहे हैं। ठीक है, जैसे हिस्ट्री की बात करें या पॉलिटी की बात करें या जियोग्राफी की बात करें, ठीक है, तो जो आपके एक क्रम से लेकर आ रहे हैं। ठीक, तो चलिए उसी क्रम में आज हम आगे बढ़ते हैं, जो कि इसके पहले आज क्वेश्चन जो हो चुके हैं उन्हीं के आगे के क्वेश्चन आज रखे हुए हैं। ठीक है, तो चलिए आज के अपने प्रैक्टिस सेट के पहले क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन दिया है कि बाबर का जन्म कब हुआ, यानी यहाँ से हमारा आपका क्या होगा, मुगल साम्राज्य जो आपका शुरू हो गया है। ठीक है, तो पूछा है बाबर का जन्म कब हुआ था, बाबर का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ने दिया आपको 1483, ऑप्शन बी दिया आपका 1450, ऑप्शन सी दिया आपका 1480, ऑप्शन डी दिया आपका 1500। ठीक है, इसके पहले अगर हम बात करें, इसके पहले कौन सा वंश हमने पढ़कर आया है, लोधी वंश, जो कि किसके अंतर्गत आता था आपका दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आता है। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आपको कितने वंश थे, 5 वंश थे। कौन कौन से थे, एक था आपका गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। ठीक है, तो लोधी वंश में हमने दिल्ली सल्तनत बोले या लोधी वंश का अंतिम शासक बोले, कौन था, वो था इब्राहिम लोधी, जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक, तो आज हम बात करते हैं बाबर के बारे में। ठीक है, बाबर का जन्म कब हुआ था। अगर हम बाबर की बात करें तो बाबर का जन्म जो था आपका कब हुआ था आपका 14 फरवरी 1483 को। कब हुआ था, 14 फरवरी 1483 को जो है आपका बाबर का जन्म हुआ था। कहाँ का था ये फरगना उज्बेकिस्तान का था, फरगना उज्बेकिस्तान का था, उज्बेकिस्तान का। ठीक है, बाबर कहाँ का था, ये उज्बेकिस्तान का रहने वाला था। ठीक है, इसके पिता का नाम पूछे तो इसके पिता का नाम पूछे क्या था, तो इसके पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। क्या था, उमर शेख मिर्जा कौन थे, इसके पिता थे। उमर शेख मिर्जा इसके पिता थे। ठीक है, अगर हम बात करें भारत पूछ लेता है कि बाबर कहाँ का शासक था, तो ये फरगना का शासक था। फरगना कहाँ है, बात कर चुके हमने कि उज्बेकिस्तान में है। ठीक है, अगर पीछे बाबर का समरकंद पर पहला आक्रमण कब हुआ था, यानी पहला आक्रमण कब हुआ था, तो हुआ था 1494 में। कब हुआ था, 1494 में बाबर ने पहला आक्रमण आपका कहाँ किया था, समरकंद पे। यानी पूछे समरकंद पर पहला आक्रमण बाबर का कब हुआ था, ये हुआ था 1494 समरकंद में। कहाँ पर, समरकंद पर, जो कि आपका असफल रहा। क्या रहा, असफल रहा। ठीक है, बाबर का जन्म कब होता है, 1483 और जस्ट 11 साल बाद, यानी 1494 और 1483 बीच कितने का अंतर है, 11 का, यानी 11 साल बाद ये आक्रमण भी करने लगा था। सिर्फ 11 साल की उम्र में इन्होंने कहाँ पर, समरकंद पर पहला आक्रमण किया था, जो असफल रहा। इसके बाद इन्होंने किया कब, 1497 में फिर इन्होंने समरकंद पर आक्रमण किया और ये आक्रमण जो था आपका सफल रहा। इनका यह आक्रमण जो था आपका बाबर का सफल रहा। ठीक है, अगर पूछे इस युद्ध में बाबर की सहायता किसने दी थी, तो ये दिए थे शाह इस्माइल ने। कौन दिया था, शाह इस्माइल ने समरकंद के दूसरे आक्रमण पर इन्होंने किसने साथ दिया था, साथ दिया था आपके शाह इस्माइल, साथ दिए थे। ठीक है, अगर हम बात करें 1504 की, तो 1504 में अगर पूछे बाबर ने क्या किया था, 1504 में इन्होंने काबुल और कंधार को जीता था। किसको जीता था, काबुल और कंधार को। काबुल और कंधार को पूछे बाबर ने कब जीते थे आपके 1504 में इन्होंने जीता था। ठीक, चलिए अगला, तो हमारा आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया जन्म पूछा था, जन्म हुआ आपका 14 फरवरी 1483 यानी 1483। ऑप्शन नहीं हमारा जो है ये सही आंसर होता है। यहाँ तो हो गया आपकी बाबर के बारे में बात हो गया। अब आगे क्वेश्चन मिलेगा, वहाँ पर आप देखेंगे बाबर के युद्ध के बारे में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, क्षत्रिय असम का शास्त्रीय नृत्य है।
इसे शास्त्रीय नृत्य कब घोषित किया गया? ऑप्शन ए दिया आपको 1998, ऑप्शन बी दिया आपका 2000, ऑप्शन सी दिया आपका 2001 और ऑप्शन डी दिया आपका 2002। तो सत्रिया यहीं पर दे दिया कि सत्रिया जो आपका कहाँ का है? असम का शास्त्रीय नृत्य। कहाँ का है? असम का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक, अगर हम बात करें टोटल शास्त्रीय नृत्य कितने हैं, टोटल आपके भारत में अगर पूछे तो टोटल आपके 8 शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक है, अगर हम बात करें सत्रिया के लिए बात कर लेते हैं। सत्रिया के से संस्थापक पूछे, इसके संस्थापक किसे कहा जाता है? इसके संस्थापक कौन है? देखो श्रीमद शंकर देव। कौन है? श्रीमद शंकर देव को सत्रिया शास्त्रीय नृत्य का संस्थापक कहा जाता है। ठीक है, जो आपको शास्त्रीय नृत्य है इसको मतलब सत्रिया को अंकिया नाट्य के प्रदर्शन के लिए लाया गया था। किसके लिए? अंकिया नाट्य के प्रदर्शन के लिए लाया गया था। ठीक, अगर हम बात कर लेते सत्रिया संबंधित लोगों की, सत्रिया संबंधित मतलब इससे संबंधित कौन कौन कलाकार हैं। ठीक है, तो इनकी हम बात करते हैं कि आपके शारदीय साकिया। कौन है? शारदीय सैकिया। अगर पूछे शारदीय सैकिया का संबंध किससे है? सत्रिया से है। ठीक है, एक है आपको गुरु जतिन गोस्वामी। गुरु जतिन गोस्वामी का संबंध किससे है? गोस्वामी, गुरु जतिन गोस्वामी हो गए। ठीक है, प्रभात शर्मा हो गए, प्रभात शर्मा हो गए। ठीक, प्रदीप चलिहा हो गए, प्रदीप चलिहा हो गए। और बात करें तो हो गए आपके ललित ओझा हो गए। कौन हो गए? ललित ओझा हो गए। एक है कि परमानंद बारबायान, बारबायान है। ठीक है, एक है आपके मणिक बारबायान। कौन है आपके? मणिक बारबायान। ठीक है, एक है गहन चंद्र गोस्वामी। ये सब का संबंध किससे? सब के सब आपके किससे संबंधित है? आपके सत्रिया से संबंधित है। अगर हम बात करें सत्रिया असम का शास्त्रीय नृत्य है, इसे शास्त्रीय नृत्य कब घोषित किया गया था? तो इससे किया गया था सन 2000 में। कब? सन 2000। यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। टोटल शास्त्रीय नृत्य 8। सबसे मतलब पुराना अगर पूछे सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है तो आपको भरतनाट्यम है। सबसे नवीनतम कौन है? वो आपका सत्रिया है, जो कि आपका 8वां शास्त्रीय नृत्य पूछे तो सत्रिया है, जिसे सन 2000 में मतलब शास्त्रीय नृत्य घोषित किया गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया भारत का सबसे बड़ा तथा सबसे व्यस्ततम बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन दिया कांडला बंदरगाह, ऑप्शन बी दिया आपको नावा सेवा बंदरगाह, ऑप्शन सी दिया आपको मुंबई बंदरगाह और ऑप्शन डी दिया आपको न्यू मैंगलोर बंदरगाह। अगर हम बात करें भारत का सबसे बड़ा तथा सबसे व्यस्ततम बंदरगाह कौन सा है तो ये आपका मुंबई बंदरगाह। कहाँ पर है? आपके महाराष्ट्र मुंबई में है। ठीक, यानी ऑप्शन सी हमारा जो है सही आंसर होता है। ठीक, अगर हम बात करें कांडला बंदरगाह की, ये कहाँ पर है? आपके गुजरात में है। नावा सेवा की बात करें भी आपके महाराष्ट्र में ही है। ठीक है, और न्यू मैंगलोर की बात करें तो आपके कर्नाटक में। कहाँ पर है? कर्नाटक में है। कर्नाटक में आपका न्यू मैंगलोर बंदरगाह है। ठीक, अगर हम बात करें मुंबई बंदरगाह की, क्या है? भारत का सबसे बड़ा था सबसे व्यस्ततम बंदरगाह है। सबसे बड़ा था सबसे व्यस्ततम बंदरगाह है। अगर पूछे किस द्वीप पर स्थित है तो आपके सैल सेट द्वीप पर स्थित है। सैल सेट द्वीप पर स्थित है। ठीक है, और एक प्राकृतिक बंदरगाह है। इसे भारत का प्रवेश द्वार मुंबई बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। यानी गेटवे ऑफ इंडिया से किस बंदरगाह को कहा जाता है? मुंबई बंदरगाह को कहा जाता है। ठीक है, यहाँ से अगर बात करें तो मुख्यतः पेट्रोलियम तथा इंजीनियरिंग उत्पादों का आयात किया जाता है। किसका? पेट्रोलियम तथा इंजीनियरिंग उत्पादों का आयात पूछे किस का आयात पूछे किस बंदरगाह से किया जाता है मुंबई बंदरगाह से किया जाता है। ठीक है, तो क्या होगा कि भारत का सबसे बड़ा तथा सबसे व्यस्तम बंदरगाह पूछे तो कौन सा जगह आपका? मुंबई बंदरगाह हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया था। ऑप्शन ने दिया 21 जून, ऑप्शन बी दिया 20 जून, ऑप्शन सी दिया 18 जून और ऑप्शन डी दिया 14 जून। तो अगर हम बात करें 21 जून को, 21 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। कौन सा दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून। 20 जून की बात करें तो 20 जून को होगा विश्व शरणार्थी दिवस। विश्व शरणार्थी दिवस, विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है, 20 जून को मनाया जाता है। 18 जून की बात करते हैं, यहाँ आपका अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस, अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस, ठीक है। और 14 जून की बात करें, 14 जून को कौन सा दिवस मनाया था, विश्व रक्तदाता दिवस, यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर फिर आपका शीर्ष क्वेश्चन पूछा है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया, यानी बाबर के युद्ध के बारे में मतलब बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पानीपत का अगर पूछे प्रथम युद्ध कब लड़ा गया, तो लड़ा गया था आपका 21 अप्रैल 1526 को। कब लड़ा गया, 21 अप्रैल 1526 को। किसके किसके बीच हुआ था, ये हुआ था बाबर वर्सेज इब्राहिम लोदी। बाबर वर्सेज इब्राहिम लोदी के पीछे लड़ा गया था, जिसमें बाबर विजयी होता है और इब्राहिम लोदी मारा जाता है, ठीक है। इब्राहिम लोदी हार जाता है, ठीक। तो किसके बीच हुआ है, बाबर था इब्राहिम लोदी। और इसी युद्ध के बाद बाबर ने किसकी मतलब स्थापना की थी, तो इन्होंने मुगल वंश की स्थापना की थी। किसने, बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। अगर पूछे मुगल वंश के संस्थापक कौन है, तो आपके बाबर हैं। कौन है, बाबर हैं, ठीक है। और इसी युद्ध में आपके बाबर ने किसकी, तुगलमा नीति और उस्मानी या रूमी विधि का प्रयोग किया था। कौन सी नीति थी, तुगलमा नीति और एक थी आपकी उस्मानी या इसे ही कहते हैं आपका रूमी विधि। ये कैसी विधि थी, ये तोप सजाने की विधि थी। क्या थी ये आपकी तोप सजाने की विधि थी, ठीक है। ये आपके उस्मानी विधि थी, ठीक है। इसका प्रयोग कब किया था, 1526 के पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था, ठीक है। अगर पूछे तुगलमा नीति इन्होंने उज्बेकों से सीखा था, उज्बेकों से सीखा था। और उस्मानी या रूमी विधि की बात करें तो ये किससे सीखे थे, ये सीखे थे आपके तुर्कों से, ये तुर्कों से सीखा था, ठीक है। अगर पूछे तुगलमा नीति किससे सीखा, ये सीखा था आपका तुगलमा नीति सीखा था आपका उज्बेकों से। और उस्मानी या रूमी नीति की विधि की बात करें तो आपके तुगलमा नीति उज्बेकों से और उस्मानी या रूमी विधि की बात करें तुर्कों से सीखा था, ठीक है। और तो क्या होगा आपका पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 यानी 21 अप्रैल 1526, जिसमें बाबर की विजयी होती है, इब्राहिम लोदी हार जाता है। और इब्राहिम लोदी मतलब पहला शासक है जो आपके युद्ध के क्षेत्र में मारा गया, ठीक है। युद्ध के क्षेत्र में मारा जाने वाला पहला शासक कौन है आपका, इब्राहिम लोदी है। कौन है, इब्राहिम लोदी, ठीक। अगर पीछे बाबर के साथ इस युद्ध में कौन कौन मतलब बाबर के साथ थे, तो बाबर के साथ थे आपके दौलत खां और आलम खां। कौन थे, दौलत खां प्लस आलम खां, ठीक है। किसके साथ थे, ये थे आपके बाबर के साथ। किसके साथ थे, बाबर के साथ। ये जो आलम खां थे, ये आलम खां थे, से कौन थे, ये थे आपके इब्राहिम लोदी के चाचा थे। इन्होंने ही बाबर को भारत में बुलाया था, किसके लिए, इब्राहिम लोदी को मारने के लिए, ठीक है। इन्होंने ही बुलाया था, ठीक। तो दौलत खां आलम खां की बात करते कौन थे, ये मतलब इब्राहिम लोदी के चाचा थे, जो कि आपको किसका साथ दिया था, बाबर का साथ दिया, क्योंकि इन्होंने ही बाबर को भारत में बुलाया था, ठीक है। अगर पूछे इब्राहिम लोदी के साथ किसने दिया था, तो इब्राहिम लोदी के साथ दिए थे आपके विक्रमजीत, जो कि आपके ग्वालियर के राजा थे। कौन थे, विक्रमजीत कहाँ के थे, ग्वालियर के राजा थे। ये किसके साथ थे, ये आपके इब्राहिम लोदी के साथ थे, इब्राहिम लोदी के साथ थे। कौन, विक्रमजीत, ठीक है। तो क्या हो गया कि इब्राहिम लोदी के साथ कौन थे, विक्रमजीत, जो ग्वालियर के राजा थे। और इब्राहिम लोदी के चाचा जो थे आपके आलम खां या पूछे दौलत खां, या किसके साथ मतलब ये पानीपत के प्रथम युद्ध में किसका साथ दिए थे,
ये दिए थे आपके बाबर का साथ दिए थे, ठीक है। और इब्राहिम लोदी इस युद्ध में मारा जाता है, और मतलब युद्ध क्षेत्र में मारा जाने वाला पहला शासक पूछे कौन है, तो आपके इब्राहिम लोदी हैं। और अगर पूछे बाबर ने इसी युद्ध के बाद कौन सी किसकी उपाधि धारण की थी, इसी युद्ध के बाद इन्होंने कलंदर की उपाधि धारण की, कलंदर की उपाधि धारण की। किस युद्ध के बाद? पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? तो ये लड़ा गया था आपके 1526, यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया पालधर रघु का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ऑप्शन ने दिया संतूर, ऑप्शन बी दिया मृदंग, ऑप्शन सी दिया है वीणा, और ऑप्शन दिया सिमझिनी। ऑप्शन डी क्या दिया है? सिमझिनी, ठीक है। तो अगर पूछे पालधर रघु का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, पालधर रघु का संबंध अगर पूछे किस वाद्य यंत्र से है, किसकी बात कर रहा है? पालधर रघु की, ठीक है। पालधर रघु का संबंध अगर पूछे किस वाद्य यंत्र से है, तो यह उनका संबंध आपको मृदंग से। क्या बजाते हैं? मृदंग बजाते हैं। यानी अगर पूछे मतलब क्या बजाते हैं, यानी ये मृदंग वादक है, यानी ऑप्शन पी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर पूछे और कौन, मतलब और कौन कौन जो है आपके मृदंग बजाते हैं, तो देखिए आपके टी गोपाल कृष्णन, टी गोपाल कृष्ण का संबंध किससे है? मृदंग से, यानी ये भी आपके मृदंग बजाते हैं। एक है आपके ठाकुर भीष्म सिंह, कौन है? ठाकुर भीष्म सिंह का संबंध किससे है? ये भी आपके मृदंग बजाते हैं। डॉक्टर जगदीश सिंह है, कौन है? डॉक्टर जगदीश सिंह है, डॉक्टर जगदीश सिंह का भी संबंध किससे आपके बात करें तो मृदंग से है, ठीक है। अगर हम बात कर लेते हैं संतूर वादक की, संतूर वादक कौन है? तो आपके शिव कुमार शर्मा है, कौन है? शिव कुमार शर्मा है, ठीक है। इन्हें अगर पूछे पद्म भूषण कब दिया गया, तो इन्हें पद्म भूषण मिला था 2001 में। कब मिला था? पद्म भूषण की बात करें इन्हें कब दिया गया, तो इन्हें दिया गया था आपका 2001 में। और पद्मश्री कब दिया गया? तो पद्मश्री दिया था 1991 यानी 1991 में इन्हें दिया गया था। और शिव कुमार शर्मा का संबंध किससे है? संतूर से है। और संतूर संबंधित एक और बड़ा नाम है किसका? इन्हीं के साथ आता है आपको भजन सोपारी का। किसका? भजन सोपोरी का भी संबंध किससे है? उनका भी संबंध आपके संतूर से है, यानी वो भी आपके संतूर वादक हैं, ठीक। अगर हम बात कर लेते हैं वीणा की, वीणा कौन कौन बजाते हैं? तो ये आपके यश बाल चंद्रन का संबंध पूछे किससे है? वीणा से है, ठीक है। कृष्ण भागवतार का संबंध किससे है? कृष्ण भागवतार का संबंध किससे है? ये भी आपके वीणा संबंधित है। विदोरो स्वामी का संबंध किससे है? विदोरो स्वामी का संबंध किससे है? इनका भी संबंध आपके किससे है? आपके वीणा से है। बदरुद्दीन टागर का संबंध पूछे किससे है? तो भी आपके वीणा से संबंधित है, ठीक है। अगर हम बात करें सिमझनी कौन बजाते हैं? तो यहाँ के जुबिन मेहता, सबसे बड़ा नाम मिलता है सिमझनी से आपके जुबिन मेहता का। किसका नाम मिलता है? जुबिन मेहता का। इनका संबंध पूछे किससे आता है? सिमझनी से है, ठीक है। इन्हें भी आपको पूछे अगर पद्म विभूषण कब मिला था? इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला? पद्म विभूषण, जो कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान पुरस्कार है। पद्म विभूषण इन्हें कब दिया गया? इन्हें दिया गया था आपको 2001 में। कब दिया गया? 2001 में भी, एक में ही इन्हें भी मतलब कौन सा मिला? पद्म विभूषण सम्मान मिला था, ठीक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में से कौन भारत के चौथे उपराष्ट्रपति थे? ऑप्शन ने दिया जाकिर हुसैन, ऑप्शन बी दिया आपका बीबी गिरी, ऑप्शन सी दिया गोपाल स्वरूप पाठक, ऑप्शन डी दिया आपका बीडी जट्टी। ऑप्शन डी क्या दिया? बीडी जट्टी, ठीक है। तो अगर पूछे निम्नलिखित में से कौन भारत के चौथे उपराष्ट्रपति थे, अगर हम बात करें पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो थे आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये कौन थे? ये आपके भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे, ठीक है। अगर पूछे दूसरे उपराष्ट्रपति कौन हुए, तो दूसरे हुए थे आपको डॉक्टर जाकिर हुसैन। तीसरे की बात करें, तीसरे हैं आपके बी गिरी, चौथे हैं आपके गोपाल स्वरूप पाठक, और पांचवें आपके बीडी जत्ती। तो पूछा क्या है? चौथे उपराष्ट्रपति कौन हुए? गोपाल स्वरूप पाठक हुए।
वर्तमान में किस नंबर के उपराष्ट्रपति हैं? आपके 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़ जी हैं। जगदीप धनखड़ ये कौन है? उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कॉफी कहाँ का मूल पौधा है? कॉफी कहाँ का मूल पौधा है? ऑप्शन दिया सिंधु घाटी सभ्यता का, ऑप्शन बी दिया आपको मिस्र का, ऑप्शन सी दिया आपका इस मध्य एशिया का, और ऑप्शन डी दिया इथोपिया का। तो कॉफी की बात करें तो कॉफी कहाँ का मूल पौधा है? आपके इथोपिया का मूल पौधा। कहाँ का? इथोपिया का मूल पौधा है। इसी प्रकार और सारे मतलब और क्वेश्चन बनते हैं कि ठीक है कि कहाँ के मूल पौधे हैं। ठीक है, जैसे होता है कि चावल कहाँ का मूल पौधा है? ठीक, कपास कहाँ का मूल पौधा है? कपास हो गया आपका। गेहूँ कहाँ का मूल पौधा है? क्या हो गया? गेहूँ कहाँ का मूल पौधा है? ठीक है, अगर हम बात करें तो सरसों कहाँ का मूल पौधा है? सरसों हो गया आपका। मक्का हो गया। मक्का के बाद बात करें तो चाय हो गया आपका। क्या हो गया? चाय। गन्ना के बाद रबर के बाद तंबाकू। क्या? तंबाकू। ठीक है, तो हम बात कर लेते चाय की चावल की। चावल अगर पूछे कहाँ का मूल पौधा है तो आपके सिंधु घाटी सभ्यता का। कहाँ का है? सिंधु घाटी सभ्यता का मूल पौधा कौन सा है? आपका चावल है। ठीक है, किस मृदा में होता है? कौन सी मिट्टी में होता है? जलोढ़ मृदा में होती है। कपास की बात करें तो कपास कहाँ का है? आपका मिस्र का है। कहाँ का है? मिस्र का मूल पौधा। यह किस मृदा में होती है? तो आपको रेगुर मिट्टी में होती है। कहाँ पर? रेगुर मिट्टी में होती है। गेहूँ की बात करें, गेहूँ या सरसों की बात करें तो दोनों कहाँ के हैं? ये आपके मध्य एशिया के हैं। मध्य एशिया के मूल पौधे हैं, मध्य एशिया के। ठीक, मक्का की बात करें तो मक्का आपका है इथोपिया का। कहाँ का है? और इथोपिया का ही मक्का भी है। ठीक है, चाय की बात करें, चाय कहाँ का है? चाय है आपका चीन का है। गन्ना की बात करें तो गन्ना आपके भारत का कहाँ का है? भारत का मूल पौधा है। और एक बात कहते हैं रबर की, रबर है आपके ब्राज़ील का। कहाँ है? ब्राज़ील का मूल पौधा है। और तंबाकू की बात करें, कौन? तंबाकू की बात करें, तंबाकू के अरब का। कहाँ का? अरब का मूल पौधा है। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बाबर ने गाजी की उपाधि किस युद्ध के बाद धारण की थी? खानवा के युद्ध, ऑप्शन बी दिया चंदेरी का युद्ध, ऑप्शन सी दिया घाघरा का युद्ध, और ऑप्शन दिया पानीपत का प्रथम युद्ध। तो बाबर ने अगर पूछे गाजी की उपाधि किस युद्ध के बाद धारण की थी? ठीक है, तो अगर हम बात करें खानवा के युद्ध कब हुआ था? तो हुआ था 16 मई 1527 को। 16 मई 1527 किसके बीच हुआ था? बाबर और राणा सांगा। बाबर और राणा सांगा के बीच, बाबर और राणा सांगा के बीच यह हुआ था। चंदेरी युद्ध के बारे में बात करें, चंदेरी युद्ध कब हुआ था? हुआ था 28 या 29 जून 1528। ये किसके बीच हुआ था? ये हुआ था आपका बाबर और मेदिनी राय के बीच। बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था। अगर हम बात करें ऑप्शन सी की, घाघरा के युद्ध कब हुआ था? तो हुआ था 6 मई 1529 को। 6 मई 1529 को। ठीक है, किसके बीच हुआ था? बाबर और अफगानों के बीच। अफगानों के बीच हुआ था। ठीक, और पानीपत का प्रथम युद्ध बात कर चुके हैं आपकी 21 अप्रैल 1526। ये किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। ठीक है, ये सब युद्ध किसके बीच हुए हैं? सब बाबर के बीच हुए हैं। ठीक है, बाबर के बीच। और इसमें बाबर ही चारों युद्ध आपका जीता था। कौन जीता था? बाबर ही आपका चारों युद्ध जीता था। इस सब के सब आपके हार गए थे। सबके सब क्या हुए थे आपके? ये सब आपके युद्ध हार गए थे। ठीक है, बाबर ही आपका सब जीता था। तो बाबर ने गाजी की उपाधि अगर पूछे कब धारण की थी? धारण की थी खानवा के युद्ध में। खानवा के युद्ध में, यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। और खानवा के युद्ध में ही इन्होंने किसका? जिहाद का नारा दिया था। किसका नारा दिया था? जिहाद का नारा पूछे कब दिया था? इन्होंने खानवा के ही युद्ध में दिया था। ठीक है, और अगर हम बात करें चंदेरी को तो किसके बीच हुआ था? मेदिनी राय और बाबर के बीच। लेकिन इसमें अगर हम बात करें सबसे प्रमुख बात, तो इसमें पूछा जाता है कि जो आपका बाबर की तरफ कौन था? बाबर का सेनापति इसमें कौन था? तो बाबर का सेनापति था इसमें शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी जो था आपका इसमें बाबर के सेना में शामिल था। मतलब बाबर के सेना की तरफ से युद्ध कर रहा था। किसमें? चंदेरी के युद्ध, यानी 1528 में। ठीक है, और हम बात करें अगर घाघरा की युद्ध 6 मई 1529 में अफगानों और
किसके बीच हुआ था? ये हुआ था आपके बाबर की, अफगानों और बाबर के बीच। अफगानों की तरफ से कौन थे? तो अफगानों की तरफ से आपके मोहम्मद लोदी और शेरशाह सूरी, देखिए उसके सेनाम था। और 1529 में एक अफगानों के साथ आ गया। शेरशाह सूरी थे, वो शेरशाह सूरी थे, मोहम्मद लोदी थे और नुसरत खां। ये सब आपके, ये सब तीनों मतलब मिलके अफगानों मतलब तीन एक तरफ थे और बाबर एक तरफ था। ये मतलब इनके बीच हुआ था। यानी अफगानों की तरफ से कौन कौन थे? मोहम्मद लोदी थे, शेरशाह सूरी था और नुसरत खां थे। ठीक, ये किसमें हुआ था? घाघरा के युद्ध में। ठीक है, और ये जो घाघरा के युद्ध है, जल एवं थल दोनों पे लड़ा गया था। जल एवं थल पर अगर पूछे बाबर ने कौन सा युद्ध आपका जल और थल दोनों जगह लड़ा था, तो आपका घाघरा का युद्ध था। ठीक, जिसकी आपका 1529 में है। और 1530 में किसकी हो जाती? 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, बाबर की मृत्यु हो जाती है, इसलिए मतलब एक ट्रिक बनता है किससे? बाबर से। यहाँ हो गया 1526, 1527, 1529, 1528, 1527। ठीक है, यहाँ से बनता है बाबर पानी पिया, घर गया, चल दिया और खाना खाया, मर गया। ठीक है, सॉरी यहाँ इधर उल्टा हो गया, यहाँ हो जाएगा पानीपत ऊपर था। ठीक है, पानीपत ऊपर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1526। यहाँ शुरू होता है कि 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चल दिया, 29 में घर गया और 30 में आपका मर गया। ठीक है, ये आपका बाबर का एक ट्रिक बन जाता है। बाबर के सभी युद्धों को क्रम में याद रखने के लिए एक ट्रिक बन जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस निम्न में से किसकी पुस्तक है? ऑप्शन दिया सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन बी दिया विजय लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन सी दिया जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन दिया चेतन भगत। तो अगर हम बात करें द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस निम्न से किसकी पुस्तक है, तो किसकी पुस्तक है? ये आपके विजय लक्ष्मी पंडित की। किसकी है? विजय लक्ष्मी पंडित की। यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक है, अगर हम सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बात करें तो इनका पुस्तक है नेशन वाइस। नेशन वाइस किसकी पुस्तक है? आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन की, जो कि आपके भारत के दूसरे राष्ट्रपति या पहले उपराष्ट्रपति थे। ठीक, अगर हम जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो इनकी पुस्तक है द पॉन्च। क्या है? द पॉन्च। क्या पुस्तक, क्या नाम है? द पॉन्च ऑफ ओल्ड लेटर्स। द पॉन्च ऑफ ओल्ड लेटर्स किसकी पुस्तक है? जवाहरलाल नेहरू की है। ठीक है, अगर हम बात करें चेतन भगत की पुस्तक की बात करें तो इनकी पुस्तक है द थ्री मिस्टेक इन माई लाइफ। क्या है? द थ्री मिस्टेक इन माई लाइफ। द थ्री मिस्टेक इन माई लाइफ किसकी पुस्तक है? चेतन भगत की पुस्तक है। और इनकी पुस्तक का नाम क्या है? 400 डेज किसकी पुस्तक है? आपके चेतन भगत की है। ठीक है, 5 पॉइंट सम वन भी इनकी पुस्तक है। क्या है? 5 पॉइंट सम वन ये किसकी पुस्तक है? ये भी आपके चेतन भगत की ही पुस्तक है। एक पुस्तक और इनकी हाफ गर्लफ्रेंड। क्या है? हाफ गर्लफ्रेंड किसकी पुस्तक है? ये भी आपके चेतन भगत की है। किसकी है? चेतन भगत की है। हाफ गर्लफ्रेंड अगर पूछे किसकी पुस्तक है? चेतन भगत की। 400 ये भी आपके चेतन भगत है। 5 पॉइंट सम वन चेतन भगत की पुस्तक। द थ्री मिस्टेक इन माई लाइफ ये भी आपके चेतन भगत की पुस्तक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, भारत में रेपो दर तथा रिवर्स रेपो दर का निर्धारण इनमें से किस संस्था के द्वारा किया जाता है? ऑप्शन दिया भारतीय नियंत्रण महालेखा परीक्षक, ऑप्शन बी दिया वित्त मंत्रालय, ऑप्शन सी दिया भारतीय रिजर्व बैंक और ऑप्शन डी दिया भारतीय स्टेट बैंक। तो जबकि भारत में रेपो दर तथा रिवर्स रेपो दर का निर्धारण पूछे किस संस्था के द्वारा किया जाता है, तो किया जाता है आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर हम बात करें आरबीआई की स्थापना कब हुई, तो 1935 में हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? ऑप्शन दिया इंदौर, ऑप्शन दिया भोपाल, ऑप्शन सी दिया आपका रांची और ऑप्शन दिया आपका पटना। ठीक, तो अगर हम बात करें इंदौर में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है? यहाँ पे देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। क्या है? देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय
अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? आपका इंदौर में है। ठीक है। भोपाल में बात करते हैं आपका राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? आपके भोपाल में है। रांची की बात करते हैं आपका बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। क्या है? बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है। और जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की बात करते हैं कहाँ है? आपके पटना में। कहाँ पर है? पटना बिहार में। यानी ऑप्शन डी हमारा जो है सही आंसर होता है। इंदौर मध्य प्रदेश की बात करते हैं कहाँ पर है? मतलब यहाँ पर कौन सा है? देवी अहिल्याबाई होलकर। भोपाल मध्य प्रदेश की बात करते हैं कहाँ, मतलब यहाँ पर कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है? राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। रांची झारखंड की बात करें, यहाँ पर कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है? तो यहाँ पर बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और पटना बिहार की बात करें, पटना बिहार में कौन सा? जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। ठीक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया बाबर का मकबरा। बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन दिया काबुल, ऑप्शन भी दिया दिल्ली, ऑप्शन सी दिया आगरा और ऑप्शन दिया होगा फरगना। तो बाबर की मृत्यु कब होती है? 1530 में। बाबर की मृत्यु कब हुई? 1530 में हुई। इसका अगर पूछे मकबरा कहाँ स्थित है? काबुल में। कहाँ पर है? काबुल में इसका मकबरा स्थित है। ठीक है। और पूछे बाबर का शासनकाल कब से कब तक रहा? इन्होंने का शासन कब तक किया? 1526 लेके 1530 तक बाबर का शासनकाल रहा था। ठीक है। बाबर का शासनकाल रहा था। अगर बाबर की मृत्यु कब हुई? 1530 में। कहाँ पर हुई थी? आगरा में इसकी मृत्यु हुई थी। कहाँ पर हुई थी? आगरा में इसकी मृत्यु हुई थी। ठीक है। और इसकी मृत्यु होने के बाद इसे पहले कहाँ पर दफनाया गया था? पहले इसे आराम बाग में। कहाँ पर? आराम बाग में इसे पहले दफनाया गया था। और फिर बाद में इसे कहाँ पर कर दिया गया? किसके द्वारा? मुबारक यूसुफजई द्वारा। मतलब पहले जब इसकी मृत्यु होती है, मृत्यु कहाँ होती है? आगरा में। और पहले इसे आराम बाग में से दफनाया जाता है। फिर उसके बाद मुबारक यूसुफजई द्वारा इन्हें निकाल कर कहाँ पर? काबुल में, मतलब इसे दफनाया जाता है। बाद में काबुल में से दफनाया जाता है। ठीक है। अगर पूछे इसकी आत्मकथा, यानी बाबर की आत्मकथा की बात करें, इसकी आत्मकथा कौन सी है? तो बाबरनामा। क्या है? बाबरनामा पूछे किसकी आत्मकथा है? ये आपके बाबर की है। ठीक है। या इसी को क्या कहते हैं? तुजुक के बाबरी। इसी के तुझे के बाबरी के नाम से भी जाना जाता है। तुझे के बाबरी। ठीक है। इसने अपना आत्मकथा खुद लिखा था। ठीक है। खुद लिखा था। ठीक है। और ये अपने मतलब आत्मकथा लिखने वाला पहला मुगल शासक है। अपना आत्मकथा लिखने वाला पहला मुगल शासक है। किस भाषा में लिखा था? उसकी भाषा क्या थी? इसकी भाषा थी आपकी तुर्की। क्या थी? भाषा थी आपकी तुर्की। आप बोल सकते चुगताई तुर्क। क्या थी? चगताई तुर्क। चगताई तुर्क इसकी भाषा थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता की अवधारणा को समाप्त करता है और किसी भी रूप में इसके अभ्यास को प्रतिबंधित करता है? ऑप्शन दिया अनुच्छेद 20, ऑप्शन दिया अनुच्छेद 17, ऑप्शन सी दिया अनुच्छेद 18 और ऑप्शन दिया अनुच्छेद 19। ठीक है। तो किसकी बात कर रहा है? अस्पृश्यता के अंत। अस्पृश्यता के अंत की अवधारणा किसमें समाप्त करता है? कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 17 है। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 17 है। ठीक है। और अनुच्छेद 20 की बात करते हैं, यहाँ आपके अपराधों के लिए सजा के संबंध में सुरक्षा प्रदान करता है। अनुच्छेद 20 आपके अपराधों के लिए सजा के संबंध में सुरक्षा प्रदान करता है। अनुच्छेद 18 की बात करते हैं आपके उपाधियों का अंत। क्या है? उपाधियों का अंत। ठीक है। अनुच्छेद 19 की बात करते हैं आपको सभी नागरिकों को स्वतंत्रता के 6 अधिकारों की गारंटी दी जाती है। किसमें? अनुच्छेद 19 में दी जाती है। अगला क्वेश्चन दिया कि डांगी नृत्य निम्न में से किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? ऑप्शन दिया मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी दिया उत्तराखंड, ऑप्शन सी दिया हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन दिया आपको गुजरात। तो डांगी नृत्य की बात करते हैं कहाँ का? आपका हिमाचल प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य है। यहीं का लोक नृत्य की बात करते हैं कि आपका छत्रक लोक नृत्य कहाँ का है? आपको हिमाचल प्रदेश का है। छम की बात करते हैं भी आपके हिमाचल प्रदेश का है। राक्षस नृत्य कहाँ का है? राक्षस नृत्य कहाँ का? ये भी आपके हिमाचल प्रदेश का है। एक यहाँ का फेमस है आपका नाटी लोक नृत्य कहाँ का? ये भी आपके हिमाचल प्रदेश का है। छपेली पूछे कहाँ का है? छपेली लोक नृत्य कहाँ का? आपके हिमाचल प्रदेश का है। ठीक है। डंडा नाच पूछे कहाँ का है? क्या है? डंडा नाच भी कहाँ का है? भी आपके हिमाचल प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन दिया फील्ड हॉकी के खेल में कितने खिलाड़ियों को प्रतिस्थापित करने की अनुमति होती है? ऑप्शन दिया 3, ऑप्शन दिया 5, ऑप्शन सी दिया 10 और ऑप्शन दिया कोई सीमा नहीं। तो फील्ड हॉकी के खेल में अगर पूछे कितने खिलाड़ियों को प्रतिस्थापित करने की अनुमति होती है, तो इसमें आप चाहे इतने खिलाड़ी को आपको
प्रतिस्थापित कर दिया, यानी कोई सीमा इसकी नहीं, यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगला क्वेश्चन दिया, निम्न में से किस लोक नृत्य के साथ भारत ने वर्ष 2015 में गिनीज विश्व रिकॉर्ड पुस्तक में नाम दर्ज किया था? ऑप्शन ए दिया नाटी, जो कि आपके हिमाचल प्रदेश बता के यहाँ भी, ऑप्शन बी दिया गरबा, ऑप्शन सी दिया बिहू और ऑप्शन डी दिया भांगड़ा। तो कौन सा लोक नृत्य जो 2015 में गिनीज विश्व रिकॉर्ड पुस्तक में नाम दर्ज किया था? तो ये कौन सा है? ये आपका नाटी है। कौन है? नाटी है, जो कि आपके कुल्लू जिला, हिमाचल प्रदेश का कुल्लू जिला में मनाया जाता है। ठीक, कब मनाया जाता है? कुल्लू जिला में। उसे कब गिनीज बुक में रिकॉर्ड बनाया था, तो मतलब घोषित किया था आपका 26 अक्टूबर 2015 को। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, भारत में तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा को किस वर्ष आश्रय दिया था? ऑप्शन दिया 1962, ऑप्शन बी दिया 1959, ऑप्शन सी दिया 1960 और ऑप्शन दिया 1957। तो भारत में तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा को किस वर्ष आश्रय दिया था? दिया था आपको 1959 में। कब? 1959 में दिया था, यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगला क्वेश्चन दिया, किस टेनिस खिलाड़ी ने 8वीं बार साल के अंत में शीर्ष स्थान सुरक्षित करने का रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शन ने दिया लिएंडर पेस, ऑप्शन बी दिया रोजर फेडरर, ऑप्शन सी दिया नोवाक जोकोविच और ऑप्शन डी दिया आपको राफेल नडाल। ठीक है, तो किस टेनिस खिलाड़ी ने 8वीं बार साल के अंत में शीर्ष स्थान सुरक्षित करने का रिकॉर्ड बनाया है? तो बनाया आपके नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी हैं। कौन है? सर्बिया के। कहाँ के हैं? आपके सर्बिया के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी। कौन क्या खेलते हैं? आपके टेनिस खिलाड़ी हैं। ठीक है, ये 24 बार, कितनी बार? 24 बार ग्रैंड स्लैम विजेता हैं। ग्रैंड स्लैम विजेता हैं। ठीक है, कितनी बार? 24 बार ग्रैंड स्लैम विजेता हैं, जो कि नोवाक जोकोविच हैं। ठीक है, इन्होंने ही आपकी 8वीं बार साल के अंत में शीर्ष स्थान सुरक्षित करने का रिकॉर्ड बनाया। ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक है, आपका आज का अंतिम क्वेश्चन दिया कि NPCI द्वारा हाल ही में UPI सेफ्टी एम्बेसडर किसे बनाया गया? ऑप्शन दिया राजकुमार राव, ऑप्शन बी दिया आपका आयुष्मान खुराना, ऑप्शन सी दिया नवाजुद्दीन सिद्दीकी और ऑप्शन दिया पंकज त्रिपाठी। तो NPCI द्वारा हाल ही में UPI सेफ्टी एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो आपके बॉलीवुड एक्टर कौन है? आपके पंकज त्रिपाठी जी को बनाया गया है, यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। जो होता है ये क्या है? ये आपके बॉलीवुड एक्टर हैं। ठीक, कौन? पंकज त्रिपाठी जी को UPI सेफ्टी एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक, तो चलिए आज के सिर्फ इतना रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।